गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम। जितने एलिमेंट्स अलग होंगे उनके एटम्स भी उतने ही डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट हम किस बेसिस पे कह पा रहे हैं, तो उसका मेन बेसिस समझने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट के एटम के स्ट्रक्चर को हमें पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तभी हम जान पाएंगे कि क्यों एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफ़र करता है, अलग क्यों है। इसलिए भी किसी एटम के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था, जो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, ये उन्होंने कहा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो क्या रियलिटी में एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या नहीं, या एटम के भी कोई और इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकते हैं? अगर हम एटम को डिवाइड करें तो क्या इसके और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किए जा सकते हैं? इसलिए हमें इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि कोई भी मेटल हो और नॉन मेटल हो, ठीक है, जब भी ये कंबाइन कर रहे थे या कोई रिएक्शन कर रहे थे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था NaCl, तो Na एक मेटल था और Cl यानी नॉन मेटल था। तो Na के ऊपर मैंने आपको पिछली बार बताया था, प्लस का पॉजिटिव था, वो पूरा मैंने आपको बताया था आयन कैसे बनते हैं, और क्लोरीन में आ गया था माइनस का। ठीक है, तो ये जो दोनों Na और Cl है, इसके ऊपर जो ये प्लस और ये माइनस आया है, जो हमने कहा था कि आयंस बनते हैं, ये आयंस आखिर बन कैसे रहे हैं? एटम में ऐसा क्या है जो किसी एक को तो प्लस कर रहा है और किसी को माइनस कर रहा है? ये चार्ज कहाँ से आ पा रहा है? तो उस चार्ज को भी हम समझने की कोशिश स्ट्रक्चर से ही, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर से ही समझेंगे। ठीक है, तो आपने चैप्टर का नेम लिखने के बाद हेडिंग लिखनी है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल यानी उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप यही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो J.J. थॉमसन ने ही किया था। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E-। अगर हम कहीं भी इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम ना लिख के हम इसको E- के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सेकंड पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन का थर्ड पॉइंट है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, उसका वेट बिल्कुल हम नेग्लिजिबल का मतलब होता है आप उसे ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मान सकते हैं कि उसका कोई वेट नहीं होता, इतना लाइट पार्टिकल होता है, इतना हल्का होता है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, इट्स चार्ज इज -1। इसमें जो चार्ज होता है, हमने अभी आयन की बात करी थी, चार्ज पार्टिकल बनता है, तो इसका चार्ज -1 होता है। ठीक है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका चार्ज होता है -1। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो आपने लिखना है। पहला आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। ठीक है, PROTON, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में आपने लिखना है, E. गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन। E. गोल्डस्टीन ने 1886 में कुछ नई रेडिएशन यानी किरणें, ठीक है, विकिरण, उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी इन अ गैस डिस्चार्ज एंड ही कॉल्ड देम कैनाल रेज। ठीक है, और उन्होंने इसको नाम दिया था कैनाल रेज का। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, और कैनाल रेज कैसी थी? पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशंस थी, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, जिसकी वजह से हमें किसकी डिस्कवरी हुई, किसकी खोज हुई? PROTON, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, ऑफ प्रोटॉन सब एटॉमिक
पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की जब डिस्कवरी की थी उसकी हेल्प से ही हो पाई थी। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में थोड़ा उसका बैकग्राउंड है कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब और लिखेंगे आप प्रोटॉन के बारे में। अ प्रोटॉन is represented as P plus. A proton is represented as P plus. प्रोटॉन को P plus के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। हमने इससे पहले देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो 0 माना गया था, लेकिन प्रोटॉन का मास, अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मास होगा 1, 2 प्रोटॉन है तो उसका मास हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, इट्स चार्ज इज एज +1। जो इसका चार्ज होता है, हमने देखा इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, तो प्रोटॉन का क्या दे रखा है, +1 इसका चार्ज होता है। ठीक है, ये तो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी, डिस्कवरी कैसे हुई थी और उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब किसी एटम में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है कैसे अरेंज रहते हैं, तो जो उस समय पता चला था, जितना पुराना था, ठीक है, एडवांस नहीं था, तो उस समय जितना पता चला था वो ये था कि एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। म्यूचुअली बैलेंसिंग का मतलब यह है, अगर एक प्रोटॉन है तो उसको बैलेंस कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, प्लस एंड माइनस, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। एक तरीके से वो दोनों क्या कर रहे थे, चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। नेक्स्ट था, द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ। अरेंजमेंट की बात करें तो मान लीजिए अगर कोई एटम का स्ट्रक्चर ऐसा राउंड शेप में है, तो जो प्रोटॉन्स है वो कहीं सेंटर में अरेंज हैं, इंटीरियर यानी बिल्कुल बीच में अंदर कहीं अरेंज हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके कहीं आसपास दूर अरेंज हैं, जिसके कारण जब भी अगर हम आयन्स बना रहे हैं, कोई भी मेटल या नॉन मेटल आयन बनाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर होते, ये माइनस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर होते तो अंदर से निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती, लेकिन वो कहीं बाहर की साइड होते हैं, जिस कारण वो बहुत इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक उस समय के हिसाब से जो स्ट्रक्चर समझ में आया था, क्योंकि उस समय केवल 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो वो किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये खाली ऐसा सोचा गया था। ठीक है, इतना काम कॉपी पे करना है आपने।